क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स किस प्रकार से ओरिजिनेट होते हैं, किस प्रकार से वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करते हैं आज अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेडिमेंट्स में जो सेडिमेंटम जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेडिमेंटम। तो सेडिमेंटम से बना है सेडिमेंट रॉक्स, और इसका जो अर्थ होता है वो सेटिंग डाउन होता है, यानी नीचे बैठना। तो वास्तव में इसे किस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो चट्टान चूर्ण होता है वो टूटते हैं और टूटने के बाद नीचे जमा होते रहते हैं और परतदार रूप में जमते रहते हैं, और उससे जो चट्टान बनती है उसे हम परतदार चट्टान कहते हैं या अवसादी चट्टान के नाम से उसे हम जानते हैं। तो जो परत या फिर हम कह सकते हैं कि जो चट्टान परतों के रूप में पाई जाती है, या वो चट्टान जिसमें हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, अवसाद देखने को मिलता है, वे अवसादी चट्टानें कहलाती है। अब अवसाद क्या होते हैं, तो अवसाद के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली किसी प्रकार से एक ही प्रकार के पदार्थ को हम अवसाद नहीं कह सकते। अवसाद का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार का कचरा, जैसे कि कचरे की अगर हम बात करें तो विभिन्न जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में देखा होगा। अंतर्जात बल है जो असमानता लाते हैं, और बहिर्जात बल होता है जिसके अंतर्गत अनाच्छादन, यानी उसके अंदर अपक्षय, अपवर्धन और परिवहन और निक्षेपण को शामिल किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, तो जो टुकड़े चट्टान के टूटते हैं, बिखरते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न वनस्पतियों के जो अंश जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, या जीवों की जो अंश हैं, जो धरातल पर पाए जाते हैं, वे सभी धरातल पर जो पदार्थ ये पाए जाते हैं नदियों के माध्यम से या हवा के माध्यम से किसी ऐसे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं जहां पर असमानता है, और उस असमानता वाले क्षेत्र में उसे भर दिया जाता है, और वहां पर धीरे धीरे ये जमते रहते हैं। तो जमने के बाद बहुत लंबी प्रोसेस के बाद ये चट्टान के रूप में कठोर हो जाते हैं। इतने भी कठोर नहीं होते हैं कि खोदा नहीं जा सकते, साधारण रूप से इस प्रकार से आसानी से मुलायम चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। बढ़ते हैं आगे कि अवसाद क्या होता है। तो अवसाद की जो चट्टानें होती है उसमें हम आपको लेयर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपक्षय यानी जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है, और अपरदन यानी इरोजन जो होता है उसके कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पानी उसका एजेंट है, एयर जो है, विंड जो है उसका एजेंट है, ग्लेशियर जो है उसका एजेंट्स है, जो ओशन करंट्स है वो उसके एजेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो अपरदन तथा अपक्षय से जो चट्टानों में टूट फूट होती है और उससे जो डेब्रिस प्राप्त होता है, जो मलबा प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे नदियों के द्वारा जल में जमा कर दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बिछती जाती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो सबसे नीचे वाली परत होती है उस पर भार बढ़ता है। तो सबसे ऊपर वाली परत होगी, उसके बाद एक और परत बिछा दी जाएगी, उसके बाद एक और परत आएगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो सबसे नीचे वाली जो परत है वो उस पर भार बढ़ता है, और वो संगठित होते हैं, कॉम्प्रेस होने लगती है। वो अपने आप में कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो आपस में जुड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से अंत में क्या बनती है, एक परतदार चट्टान बनती है, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इस चट्टान की रचना के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, जो कंपल्सरी जो मेथड्स है, वो प्राचीन यानी पुरानी जो चट्टानें होती हैं उनकी टूट फूट और वियोजन से इसे प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वे आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो अवसादी चट्टान आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जल में अवसाद यानी चट्टान का चूर्ण लगातार जमने के कारण ये बनते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चट्टान चूर्ण है वो इसी प्रकार से जमते रहे। यानी केवल पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो सेल है वो धीरे धीरे स्थल रूप में भी जमते रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि नदियां द्वारा जो पदार्थ पहाड़ों से बहाकर लाए जाते हैं, जिन्हें हम एलुविल्स कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। तो जलोढ़ का जो जमाव होता है उसे भी हम अवसादी चट्टानों के बीच में यस उसके संदर्भ में देखते हैं। इस प्रकार से जो जल के माध्यम से जो अवसाद लाए जाते हैं उन्हें जलोढ़ कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हिमानी होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स जो डेब्रिस लेके आते हैं और डेब्रिस को किसी स्थान पर जमा करते हैं, वो जो डेब्रिस जो होता है उसे हम फ्लूविल्स कहते हैं। फ्लूविल्स का अर्थ होता है हिमोड, और जो जल से द्वारा जो निर्मित होते हैं जिसे हम कहते हैं एलुविल्स। एलुविल्स का अर्थ होता है जलोढ़। तो ये भी धीरे धीरे जमकर क्या करते हैं, अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें कि अवसादी जो चट्टानें होती है या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो किस प्रकार से बनती है, तो उसका एक निश्चित क्रम है।
यानी सीक्वेंस से होता है। सीक्वेंस किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले अगर पहाड़ से ऊपर आएंगे तो बड़े बड़े कण होंगे, उसके बाद महीन कण होंगे, यानी बड़े बड़े जो कह सकते हैं क्रिस्टल्स होते हैं वो सबसे पहले जमते हैं, उसके बाद महीन जो कण होते हैं उसके बीच में जमते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सीक्वेंस है, ये कणों के भार और परिवहन करने वाले कारकों पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी पावर है और कितना वो दूर तक उसे ले जाते हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े होंगे और पानी बहा कर लेके जा रहा है तो बहुत कम दूरी पर ले जाएंगे। ग्लेशियर होंगे वो बहुत ही धीरे धीरे गति से लेके जाएंगे। जो हवा होगी उसको पदार्थों को डिस्प्लेस करने का, यानी रेत के कण हो या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो, उसको डिस्प्लेस करने की जो शक्ति है, सभी की जो एजेंट्स है उनकी सभी की शक्ति अलग अलग प्रकार की है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने या किस एजेंट के द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। तो ये जो क्रम है या जो कणों का भार है वो परिवहन करने वाले कारकों की शक्ति पर निर्भर करता है। तो उस समय जब परतों का जमाव होता है हाँ, तो हम बात करते हैं कि जो चट्टानें संगठित नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे परतों का भार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे भार बढ़ा जाएगा, तो संयोजक तत्व यानी जो सीमेंटिंग एलिमेंट्स होंगे उसके कारण चट्टान काफी संगठित हो जाती है। जैसे जैसे वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के साथ साथ वह कठोर होती जाएगी, यानी वो धीरे धीरे कह सकते हैं थिक होती जाएगी, नहीं तो कह सकते हैं आसानी से रेत के समान देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो इसको संगठित करते हैं, इसको जोड़ कर रखते हैं। जैसे कि हम दो ईंटों को जोड़ते हैं तो बीच में सीमेंट का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से विभिन्न जो कण होते हैं, चाहे चट्टान के हो, चाहे वनस्पति के हो, चाहे जीवों के, तो इनको जोड़ने का जो काम करता है वो करता है सिलिका। सिलिका जो रेत कहा जाता है, कैल्साइट यानी जो चूने के अंश होते हैं, और कुछ लोहे के जो यौगिक होते हैं वो इन चट्टानों को जोड़ते हैं और जोड़कर एक बड़ी सी चट्टान बना देते हैं। के लेखक जो है अब पढ़ते हैं डॉक्टर एस टी अवसादी मौर्य हैं चट्टान की क्या और विशेषताएं ये होती हैं। तो विशेषताओं की अगर इलाहाबाद से बात करें तो प्रकाशित मुख्यतः होती इसके हैं। तो अंतर्गत इस पुस्तक में से हम चट्टान का इस चूर्ण होता कॉन्सेप्ट है। को चट्टान के लेते हैं चूर्ण और के साथ पढ़ते साथ हैं कि इसके अंदर आर्थिक भूगोल की फॉसिल्स मौलिक मिलेंगे, संकल्पनाएं कौन सी है। यानी वनस्पति और फंडामेंटल जीवों के कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ अंश भी इकोनॉमिक मिलेंगे। ज्योग्राफी। तो इस ठीक है, प्रकार से हम कह तो सकते इससे हैं पहले कि ये हमने ऐसी अप्रोचेस चट्टान को है पढ़ा, तो कि इसके अप्रोचेस जो अंतर्गत थे वो फॉसिल्स 6 प्रकार मिलेंगे। के थे। लेकिन जब आज हमने हम इग्निस की बात की संकल्पनाओं थी, की बात करते आग्नेय हैं चट्टान की बात कि की थी, तो आर्थिक उसके भूगोल के अंतर्गत आपको अंतर्गत कौन फॉसिल्स कौन सी देखने को संकल्पनाएं नहीं मिलेंगे। तो देखी हम इस जाती हैं या फॉसिल्स के किन किन आधार पर संकल्पनाओं ये का अध्ययन चट्टान किया किस जाता है। काल तो में बनी आर्थिक इसका भी भूगोल है, पता हमने लगा बताया सकते हैं। कि जैसे ये कि अगर उस मानव चट्टान भूगोल के की एक अंतर्गत शाखा है आप जिसमें मानव की आर्थिक जुरासिक क्रियाओं टाइम के कुछ में मिलते हैं, स्थान डायनासोर्स स्थान पर वगैरह पाई की जाने वाली अगर हड्डियां भिन्नता का मिलती हैं, अध्ययन किया तो जाता है। उससे एक हमें पता स्थान से लगा दूसरे सकते हैं कि स्थान पर वहां पर आर्थिक क्रियाओं में डायनासोर्स क्या के काल भिन्नता में इसका पाई निर्माण जाती हुआ है होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि का अगर अध्ययन हम रेगिस्तान की करते बात हैं करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत आपको आर्थिक अवसादी भूगोल के चट्टान अंतर्गत। मिलती है, और इस अवसादी आर्थिक चट्टान के भूगोल की जो बीचों बीच विषय है वस्तु, आपको उसमें ऐसा हमें फॉसिल्स विभिन्न जो मिलता है तत्व हैं जिसके जो अंतर्गत हम कह सकते हैं इसके समुद्र अंदर में रहने मृदा, वाले जीवों के जल, अंश जैव के रूप तत्व, में देखा खनिज जाता है। तत्व, तो अभी वहां ऊर्जा, पर प्राकृतिक रेगिस्तान है, संसाधन, लेकिन उस आखेट, फॉसिल्स मत्स्य के रूप पालन, में वन उद्योग, वहां कृषि, अगर पशुपालन, मछली विनिर्माण का या उद्योग, फिर किसी प्रकार से अन्य परिवहन, सामुद्रिक जीव का संचार, अगर व्यापार, फॉसिल्स मिल वाणिज्य, रहा है इन तो हम सभी कह सकते आर्थिक हैं कि क्रियाओं का हम पिछले अध्ययन कुछ करते समय हैं। पहले यहाँ आज पर जो हो हम सकता है पढ़ेंगे कि कि इसकी जो समुद्र का विस्तार संकल्पना क्या रहा है, होगा। तो तो सबसे पहली जो जो संकल्पना है पृथ्वी की कॉन्सेप्ट जो ऑफ इकोनॉमिक प्रीवियस एक्टिविटी, हिस्ट्री है यानी उसके बारे में हम अगर पता आर्थिक लगाना हो तो भूगोल ये के काफी बेनिफिशियल अंतर्गत रहती है। इसके अलावा दूसरी क्या विशेषता आर्थिक है क्रियाओं का कि अध्ययन करते हैं। भूपृष्ठ पर अब सर्वाधिक आर्थिक क्षेत्र में क्रियाएं ये कौन कौन सी पाई होती जाती है। हैं, तो तो लगभग मनुष्य अपनी भूपृष्ठ यानी जो जीविका क्रस्ट का जो उपार्जन करने के लिए जो 75% भी काम जो करता है, जो भाग भी है वो व्यवसाय औषधि करता है, चट्टानों से बना हुआ है। वह उसकी आर्थिक क्रिया है। शेष जो तो प्राचीन काल 25% में है वो उस क्या पर करता था, वो इग्निस तथा फल मेटामॉर्फिक फूल रॉक्स वहां फूलों पर को, देखने को मिलती है। कंदमूलों को, जंगली वस्तुओं अब को हम एकत्रित अवसादी करता था, चट्टान की बात करें कि शिकार अवसादी जो करता था, चट्टान है उसका मछली जो पकड़ता था। परसेंटेज है धीरे धीरे वो धीरे धीरे अब पत्थरों किस का प्रकार से, आविष्कार जैसे कि हुआ, हम उसने भूपृष्ठ कृषि की करना बात सीखा, करते हैं तो केवल यंत्र देखो बना क्रस्ट लिए, की बनावट मिट्टी के में बर्तन बना दिए, कृषि के इसका औजार बनाए, योगदान कपड़ा केवल बुनने लगा 5% है। और ठीक समय है, बीता। और जो समूह 95% में जो रहना भाग है वो सीखा, इग्निस पशुचारण तथा करना सीखा, मत्स्य मेटामॉर्फिक अखेट भी रॉक से जारी बना रहा, हुआ है। ठीक वन है, को तो उद्योग का ये दर्जा जो दे कह दिया, सकते हैं कृषि कि के हम इस साथ प्रकार से कह सकते उत्खनन हैं कि जो कार्य, भूमि पर या फिर पृथ्वी पर जो यानी पाई जाने खनन वाली जो कार्य, चट्टानें हैं विनिर्माण उद्योग। तो उसमें ये से जो कार्य है वो अगर बढ़ते गए। हम तो इस ज्यादातर प्रकार जो से बात हम करें तो वहां आर्थिक पर भूगोल के औषधि अंतर्गत चट्टानें विभिन्न देखने को आर्थिक मिलती क्रियाओं हैं, का लेकिन अध्ययन करते क्रस्ट हैं। तो की आर्थिक क्रियाएं कौन बनावट कौन में सी होती है, तो सबसे पहले हम इसका प्राइमरी योगदान एक्टिविटी की केवल बात करते हैं। 5% ही है। तो तो ये थोड़ा-सा वे कंफ्यूजन का क्रियाएं है, जो थोड़ा-सा प्रकृति याद द्वारा रखिएगा या भूमि कि से किसका प्रत्यक्ष क्या रूप से प्राप्त परसेंटेज होती है। रहता है। तो हमने इससे डायरेक्टली पहले हम जो क्लास ली थी, प्रथम इसको रूप मैं एक से डायग्राम से आपको भूमि समझाता हूँ। से या प्रकृति से। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम अर्थ के, ये पूरा हमारा अर्थ है, और अर्थ में अगर हम परसेंटेज देखें कि सेडिमेंट्री रॉक्स कितना है या इग्निस रॉक कितना है या मेटामॉर्फिक कितना है, तो मोस्ट ऑफ जो अर्थ का जो पार्ट है वो किस प्रकार से पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं। तो पूरे अर्थ की अगर बात करें तो इग्निस जो रॉक है लगभग 64.7% है, जिसके अंदर ग्रेनाइट एंड और अदर जो लाइट कवर्ड जो रॉक्स होती है उसका परसेंटेज जो है 34% है।
और बेसाल्ट की बात करें या गैब्रो की बात करें तो 66% है। तो बेसाल्ट, गैब्रो या ग्रेनाइट के रूप में इग्निस जो रॉक है पूरे अर्थ पर आपको 64.7% मिलती है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली आपको मिलता है लाइमस्टोन के रूप में या डोलोमाइट के रूप में, तो ये 25% है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो शैल के रूप में पाया जाता है, 53.2% जो है वो शेल के रूप में पाया जाता है। और सैंडस्टोन जिसे कहा जाता है आपके जो जिसे हम रेत का पत्थर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो खंडे होते हैं या हम कह सकते हैं छीने होती है, इस प्रकार के जो सैंडस्टोन होता है उस सैंडस्टोन का जो कह सकते हैं कि जो परसेंटेज होता है वो 21% या 21.5% के आसपास पाया जाता है। मेटामॉर्फिक की बात करें तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का जो परसेंटेज है 27.4% है, जिसमें शिस्ट, मार्बल, नीस का अलग अलग परसेंट है। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नीस का है, तो नीस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, शिस्ट सेकंड नंबर पे पाई जाती है और मार्बल थर्ड नंबर पे पाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में विभिन्न जो चट्टानों का जो परसेंटेज रहता है वो इस प्रकार से रहता है। इसको पुनः हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर हम इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जो लिथोस्फेयर है जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश सॉलिड है, तो ब्रिटिश सॉलिड जो पार्ट है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं या चट्टान मंडल कहते हैं, तो उसका परसेंटेज है वो अर्थ में केवल इतना है। फिर एस्थेनोस्फेयर जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ये डुक्टाइल सॉलिड है, तो ये जो परसेंटेज है या फिर उसका जो पोर्शन है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है। जो मिजोस्फेयर है, मिजोस्फेयर की बात करें या सबसे पहले हम इनर कोर की बात करते हैं, तो इनर कोर जो सॉलिड है उसका परसेंटेज इतना है। तो अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं कि मिजोस्फेयर और आउटर कोर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार से पाई जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम केवल मेंटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रस्ट के अंतर्गत जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसमें 47% आपका ऑक्सीजन, 27% सिलिका, 8% एल्यूमिनियम, 5% फेरस, 4% कैल्शियम, 2% मैग्नीशियम और अदर जो मैटर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेटल का जो कंपोजिशन है वो इस प्रकार से पाया जाता है कि मेटल का जो कंपोजिशन है उसमें सिलिकेट जो रॉक्स होती है वो ज्यादा पाई जाती है। जो मिलीग्राम में उसकी जो डेंसिटी अगर देखी जाए तो 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसकी डेंसिटी पाई जाती है। और जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर के अंतर्गत आपको फेरस और निकल देखने को मिलेगा। इसमें आपको एलॉय कर सकते हैं या फिर इसकी डेंसिटी है वो आपको 10 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास देखने को मिलती है। तो हमने इसको जिस 3 भागों में बांटा था, जो क्रस्ट था उसको जो स्वेस थे उन स्वेस ने इसको सियाल कहा। सियाल के ठीक नीचे की तरफ आपको जो मेंटल वाला जो पार्ट है उसको सीमा कहा जाता है, और सीमा से नीचे वाला जो भाग है उसे नी फे या निकलल फेरस से बना हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषता रहती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं और पाई जाती है, इसके अंदर आपको परतें मिलेगी यानी लेयर देखने को मिलेगी। इस पत्थर को आप तोड़े हुए या फिर इसको देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन एंगल देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक लेयर की, यानी जैसे से हम सैंडविच बनाते हैं सैंडविच में जो लेयर दिखती है वो लेयर आपको इस रॉक्स में देखने को मिलती है। आप महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि यहाँ पर इस लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो दूसरी जो विशेषता है कि परंतु जो अब लेयर मिल रही है इसका मतलब नहीं है कि इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, इसमें रवे नहीं पाए जाते। अब रवे बनने के लिए या क्रिस्टल्स बनने के लिए क्या कंडीशंस है कि ठंडा होना या गर्म। अब ठंडे होने का जो टाइम है ज्यादा रहेगा तो क्रिस्टल्स ज्यादा बड़े बनेंगे, और जल्दी ही कोई चीज ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर क्रिस्टल्स आपको छोटे देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स दे टेक, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें ठंडे होने या गर्म होने की कोई प्रोसेस होती नहीं है, तो इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो इग्निस रॉक होती हैं उसकी तरफ जो अवसादी जो चट्टान होती है वो बड़े बड़े स्तरों के रूप में नहीं पाई जाती, यानी इसके अंदर बैथोलिथ लेकोलिथ नहीं पाया जाता है। अवसादी सेलों की या सेडिमेंट्री रॉक्स की यानी विशेषता है ये संगठित यानी जुड़ी हुई हो सकती है और असंगठित ढीली भी हो सकती है, यानी इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है और कठोर भी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड्स करता है कि आपकी जो चट्टान है जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका
कंपोजिशन किस प्रकार से हुआ, तो उस आधार पर ये आधारित होता है कि वो कठोर होगी या फिर आसानी से तोड़ी जा सकती हैं। फिर हम अवसादी चट्टानों की दूसरी बात करते हैं कि ये क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। क्षैतिज रूप में कम पाई जाने का अर्थ है कि अगर इन रॉक्स को देखेंगे, जैसे बेसिकली तो हम बात करते हैं कि ये लेयर तो बनती है इस प्रकार से, लेकिन मेनली आपको इस प्रकार से न मिलकर ये आपको वर्टिकल मिलती है। क्यों मिलती है? कि ये आसानी से मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण जब भी इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल रॉक्स होती हैं, उसको दोनों तरफ से अगर प्रेशर लगता है, तो उसके अंदर फोल्ड आ जाता है। तो फोल्ड आने के कारण ये आपको ज्यादातर जो मिलेगी, वो आपको वर्टिकल देखने को मिलती है। तो पार्श्ववर्ती यानी लैटरल प्रेशर के कारण इस परतों में मोड़ आ जाता है। तो मोड़ आने के कारण इसके अंतर्गत अपनति यानी एंटीक्लाइन बन जाता है और अभिनति यानी सिंक्लाइन बन जाता है। अभिनति और अपनति क्या होता है? जब हम किसी चट्टान को इस प्रकार से मोड़ते हैं, तो मोड़ने के बाद जो सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसे अपनति, और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है उसे हम अभिनति। अभिनति मीन्स सिंक्लाइन और ये एंटीक्लाइन। तो इस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब दबाव प्रेशर अधिक होता है तो ये मोड़ टूट जाते हैं, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जो आपको हॉरिजेंटल जो रॉक्स थी वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिकली। तो इस प्रकार के विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसकी बात करते हैं कि इसकी संधियां और जोड़ों को पाया जाती है, यानी उसके अंदर का आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर का आपको आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसको बनते समय विभिन्न लेयर से गुजरना पड़ता है। अलग-अलग लेयर अलग-अलग समय बनती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको रंध्र मिलेंगे। रंध्र यानी उसके अंदर आपको छिद्र मिलेंगे। आसानी से अगर वाटर उसके ऊपर गिराया जाता है तो वो ऑब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर छेद होते हैं। ये चीजें यहाँ पर या ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो जोड़ पाया जाता है वो संयोजक तल बेडिंग प्लेन से लंबवत होते हैं। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार से लंबे देखने को मिल सकते हैं। संयोजक तल को कह सकते हैं कि जहां से कोई दो चट्टान जुड़ती है। ठीक है? तो अवसादी जो चट्टान होती है, तो उन दो परतों के बीच के जो भाग होता है उसको हम संस्तरण तल या संयोजक तल कहते हैं, बेडिंग प्लेन। यानी एक चट्टान है और दूसरी चट्टान, एक चट्टान और दूसरी चट्टान जहां से जुड़ रही है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये चट्टान बनाई है और जो चट्टान बनाई है तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कहाँ से जुड़ी है? ये यहाँ से जुड़ी है। तो ये उसका बेडिंग प्लेन्स कहलाएगा। यहाँ पर बेडिंग प्लेन्स कहलाएगा, यहाँ पर भी बेडिंग प्लेन्स कहलाएगा। तो ये जो बेडिंग प्लेन्स जो होते हैं, ये आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये कुछ विशेषताएं हैं औषधि चट्टानों की। नेक्स्ट चलते हैं। ये सबविन्यास, ये डिनकन्फॉर्मिटी जो है या अनकन्फॉर्मिटी जो आती है, किस प्रकार की होती है? असम का हो सकता है कि जो एकदम समान नहीं हो, जैसे कि कहीं पर ये ऊपर नीचे है, और सम जो कह सकते हैं एक प्रकार से इस प्रकार से सीधी सी जुड़ी हुई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स को है कितने भागों में या किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि इस सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, तो इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। इसके अलावा हमारा जो दूसरा वर्गीकरण रहेगा वो अलग अलग प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें भाग लेने वाले। तो भाग यांत्रिक क्रिया यानी मैकेनिकली जो फॉर्म क्लास्टिक रॉक्स है वो किस प्रकार की होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बालू का पत्थर जिसे सैंडस्टोन कहा जाता है वो मिलेगा, जो जल में मिलता है, जल में बनता है बालू का पत्थर। कांग्लोमरट या गोलाश्म ये आपको हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। चिका मिट्टी जिसे क्ले कहा जाता है, आसानी से तोड़ा जोड़ा जा सकता है, ये मिलेगी। इसके अलावा आपको शेल मिलेगा। लोएस इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेडलेस सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेगी। लॉइस एक प्रकार से सॉइल भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर ये तो हो गया बनने उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैविक तत्वों की, उसके अंदर कौन कौन से जैविक तत्व हैं। तो चूने का जो पत्थर है जिसके अंदर आपको कैल्सिकेट्स मिलेंगे, तो ये जो कैल्सिकेट्स या कैल्शियम के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसका सोर्स क्या है, तो उसका जो सोर्स होता है वो बायो सोर्स होता है। तो बायो सोर्स के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं कि कोयले के अंतर्गत इसकी फॉर्मेशन के अंतर्गत कौन भाग लेता है? वनस्पति भाग लेती है। तो वनस्पति एज ए पार्ट ऑफ बायो। तो
वो आपके बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। पीट भी है, कोयले का ही एक रूप है, तो ये भी आपके बायोलॉजिकल कहलाता है। इसके अलावा तीसरा जो वर्गीकरण है वो है केमिकल तत्व, जो केमिकली जो किस प्रकार का उसका फॉर्मेशन होता है। तो चौक हो है जिसका हम ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं। सेल खड़ी, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम का प्रयोग हम खेतों के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है नमक की चट्टान। नमक की चट्टान, ठीक है। तो नमक की चट्टान जिस प्रकार से हम काले नमक की चट्टान देख सकते हैं कि काले नमक की जो चट्टान होती है वो इस प्रकार से ही बनती है। तो इस प्रकार से ये पहला वर्गीकरण हो गया कि उसके अंदर भाग कौन से ले रहे हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अवसादी सेल के निर्माण में भाग लेने वाले कारक। अब कारक कौन कौन से हैं? तो जैसे सबसे पहले लिया है जलज सेल, ठीक है। तो ये आपके एक्वेसिस रॉक जो कहलाती हैं, जो पानी के अंदर बनती हैं। तो पानी के अंदर अब पानी कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसी चट्टानें जो मरीन के अंतर्गत यानी सागर में बनती है उसको मरीन रॉक्स, जो झील में बनती है तो उसको लैक्रिस्टाइन रॉक कहा जाता है, और जो नदी में बनती है उसको रिवराइन रॉक्स कहा जाता है। इसी प्रकार से ये तो हो गई पानी में बनने वाली। इसी प्रकार से जो हवा से बनती है, जिसे एलियन रॉक्स कहा जाता है, तो हवा से बनने वाली एलियन रॉक्स के अंतर्गत हमने जैसे कि लोयस को पढ़ा था, लोयस का भी इसका अंदर हम वर्गीकरण है। और जो हिमानी यानी ग्लेशियर से बनती है उसे ग्लेशियल रॉक्स कहते हैं। यानी कौन सा एजेंट है उससे उसका फॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हम उस चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट जो उसका क्लासिफिकेशन है वो है रचना विधि की सामग्री, रचना की सामग्री यानी उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ये सबसे पहला जो है अपना वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास्टिक और मैकेनिकली जो फॉर्म जो चट्टान है वो किस प्रकार के। तो मुख्यतः इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। एक तो जो चट्टान की चूर्ण से बनती है, एक जो है रासायनिक पदार्थों से बनती है, और एक है जो कार्बोनेशियस जो पदार्थ पाए जाते हैं उनसे या कार्बनिक तत्वों से जिसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शैल चूर्ण है उससे अवसादित चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। शैल चूर्ण कहाँ से आता है? अपक्षय से आता है या वेदरिंग से आता है? तो वेदरिंग से क्या होता है कि चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है, तो छोटे छोटे से उसके चिप्स जो है वहां से टूट जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके अपर्दन के एजेंट्स, जैसे एजेंट्स कौन कौन सा है? जल है, हवा है, हिमनद यानी आपका वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स एंड ओशन करंट्स या ओशन वेव्स। ये क्या करते हैं? इन पदार्थों को, जो पदार्थ टूट गए हैं उन टूटे हुए पदार्थों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनको लुढ़काते हैं, उनको साथ अपने साथ बहाते हैं। तो अलग अलग वो आपस में टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं, तो धीरे धीरे उनका जो आकार है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे कि आप अगर किसी नदी के क्षेत्र में जाओगे तो आपको पेबल्स स्टोन मिलेगी। पेबल स्टोन क्या है? पेबल स्टोन एकदम गोल पत्थर मिलते हैं, तो उनका गोल आकार कैसे हुआ? तो वैसे जैसे लुढ़कते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, तो उसके कारण इनका निर्माण होता है। तो ऐसे ही कई चट्टानें देखने को मिलती हैं जो शैल चूर्ण से बनती है। जैसे कि हमने सबसे पहले बालू का पत्थर सैंडस्टोन को लेंगे, फिर कांग्लोमरेट लेंगे, फिर सिल्ट, फिर चिका और फिर लोइस की बात करेंगे। तो एक एक करके सब हम सभी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालू का पत्थर क्या होता है। क्या होता है सैंडस्टोन, और वो कैसे बनता है? तो सैंडस्टोन नाम से ही पता चलता है कि इसका नाम जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? रेत से या सैंड से हुआ। यानी जो बालू पत्थर जो रेत होती है उससे इसका निर्माण होता है। तो शक्कर के दानों के आकार की जो रेत होती है, जो महीन महीन कण होते हैं, छोटे छोटे से बारीक कण होते हैं, वो आपस में जुड़कर इस प्रकार के चट्टान का निर्माण करते हैं। तो उसमें एक खनिज पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्वार्ट्ज। अब ये क्वार्ट्ज क्या होता है इसको भी देख लीजिए। इस प्रकार से जो चट्टान दिखती है उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो ये क्वार्ट्ज जो होता है ये धीरे धीरे सैंडस्टोन के अंतर्गत इस प्रकार से इसका योगदान रहता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो क्वार्ट्ज से इसका निर्माण होता है। बालू के जो कण होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। तो उसको ये जो आकार होते हैं ये किस पर डिपेंड करता है? ये परिवहन के जो एजेंट्स हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे उस पर डिपेंड करता है। जो भारी होंगे वो धीरे धीरे जाएंगे, जो हल्के पदार्थ होंगे वो आसानी से चले जाएंगे। तो ये जो बालू के कण होते हैं उसको हम इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं कि इसका ये क्राइटेरिया रहेगा। तो उसके आधार पर हम बहुत बारीक कण से लेकर बहुत बड़े कणों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बालू का पत्थर
इन बालू के कणों के एक साथ जुड़ने के साथ होता है। इसके संयोजक यानी इन बालू के पत्थर जो कण होते हैं उनको जोड़ते कौन? तो जोड़ने का काम जो किया जाता है वो मिट्टी के द्वारा, सिलिका के द्वारा किया जाता है। सिलिका भी उसके अंदर मिली हुई रहती है। कैल्शियम यानी चूने जैसे पदार्थ मिले रहते हैं। लोहे के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं और चिका यानी जो क्ले होती है वो उसके साथ मिले होते हैं। वो इन रेत के कणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जो पदार्थ जुड़ते हैं या संयोजन की मात्रा कितने जुड़े, कितनी मात्रा में जुड़े, ये अलग-अलग प्रकार का विषय रहता है कि उनके अंदर पदार्थ कौन-कौन से पाए जाते हैं। तो सिलिका पत्थर का जो है सैंडस्टोन जो है, जिसे बालू का पत्थर कहा जाता है, उसके रंग में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। जब रेत के जो कण होते हैं वो संगठन लोहे के ऑक्साइड के साथ जुड़ते हैं। जब रेत के कण लोहे के ऑक्साइड से जुड़ते हैं तो इसका रंग लाल या भूरा होता है, जैसे कि हम हमारे जोधपुर के जो पत्थरों की बात कर रहे हैं। यानी अगर लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसके अंदर, यानी जो रेत के कण हैं किससे जुड़े हैं? लोहे के ऑक्साइड से जुड़े हैं। अगर वो रेत के कण हैं कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े हैं तो उसका रंग सफेद और भूरा देखने को मिलेगा। और जब ये रेत के कण सिलिका से जुड़े हैं, ठीक है, तो वो काफी कठोर चट्टान के रूप में देखी जाएगी, यानी उसके अंदर कठोरता आ जाएगी और अपरदन भी उसका आसानी से नहीं होगा, उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। अपरदन यानी इरोजन। तो कभी कभी जो बालू का पत्थर का जो संगठन है बिल्कुल ठीक से नहीं होता, जुड़ ही नहीं पाता, तो वो चट्टानें कमजोर देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो रॉक्स होती हैं, ये जो सैंडस्टोन होते हैं, ये कुल मिलाकर इसके अंदर रेत के कण होते हैं। रेत के कण आपस में जुड़ते हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह भी रह जाती है। तो ये प्रवेश्य होती है, यानी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जल इसके अंदर आसानी से प्रविष्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आर्टिजन्स वेल्स जो होते हैं वो जो होते हैं इन्हीं बालूका चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। आर्टिजन रॉक्स कह सकते हैं, ऐसी एक क्षेत्र है तो वहां पर पानी को निकालने के लिए पाताल तोड़ कुएं बनाए जाते हैं, उन्हें आर्टिजन कुएं कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कांग्लोमरेट। अब कांग्लोमरेट जो है वो किस प्रकार से फॉर्मेट होती है पड़ता है। पहले तो हम बात करते हैं कांग्लोमरेट होता क्या है। तो रेत के साथ कंकड़ होता है, ठीक है, और कुछ चिकने पेबल्स जो होते हैं जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं, पेबल्स कहते हैं, गोल जो पदार्थ होता है उसको हम देखते हैं किस प्रकार। इस प्रकार की जो चट्टान होती है उसको कहा जाता है कांग्लोमरेट। अब कांग्लोमरेट में आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार से जॉइंट्स जो रॉक्स के जो चिप्स है वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो बीच में जो कह सकते हैं ये पदार्थ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से जुड़े हुए और चट्टान के अलग अलग चट्टानों के टुकड़े। तो इस प्रकार से जो रॉक्स बनती है उसको कांग्लोमरेट कहते हैं। बात करते हैं पेबल्स के किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से जो गोल जो पत्थर आपको देखने को मिलते हैं इन्हें हम पेबल्स कहते हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं कि कांग्लोमरेट और पेबल्स इस प्रकार से होते हैं। तो जो पेबल्स होते हैं, ये जो कांग्लोमरेट होते हैं, कांग्लोमरेट किस प्रकार से होते हैं? तो पेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे से वो जुड़कर कांग्लोमरेट बनाते हैं। तो इसमें बहुत बड़े 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 जो पत्थर होते हैं बोल्डर्स हो सकते हैं। बड़े जो पत्थर होते हैं उनको बोल्डर्स कहते हैं। उसका व्यास जो है 256 मिली mm के आसपास होता है। तो उसके सम्मिश्रण से चिक्का यानी जो क्ले होती है तो उससे बनता है ग्रेवल। ग्रेवल जो है इसी कांग्लोमरेट का रूप। ठीक है, तो ग्रेवल जो होता है उसके अंदर आपको परत में देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि ये जो परतें पाई जाती हैं वो एक जैसी नहीं पाई जाती, यानी सिस्टमेटिक आपको लेयर्स देखने को नहीं मिलती। और जब जो कण होते हैं, ये जो चिप्स होते हैं वो क्वार्ट्ज से बनते हैं, तो ग्रेवल जो है वो आपको कांग्लोमरेट के रूप में देखने को मिलता है। जो ग्रेवल है यानी एकदम सीधी तौर पर जो जमी हुई जो चट्टानों के टुकड़े हैं उसको ग्रेवल कहेंगे। जैसे कि हम रोड बनाते हैं तो ग्रेवल पहले बिछाई जाती है, तो कंकरों के टुकड़ों को बिछाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, फिर रोलर घुमाया जाता है। तो वो जो सिस्टम है उसे ग्रेवल कहा जाता है। तो ग्रेवल जो है धीरे धीरे कांग्लोमरेट के अंतर्गत बदल जाएगा। कांग्लोमरेट का जो निर्माण है वो सिलिका के संयुक्त होने से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसका आसानी से अपरदन नहीं होगा, क्योंकि बीच में से आपके सॉफ्ट है तो आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे छोटे से चिप्स है वो कठोर है। तो इस प्रकार से ये जो कह सकते हैं कि कांग्लोमरेट इस प्रकार से निर्मित होता है। नेक्स्ट है हमारा चीका मिट्टी या शेल।
चीका मिट्टी क्या होती है? तो चीका जो है वो कहाँ पर मिलेगा? ये जो क्ले कहाँ पर मिलेगा? तो इसका निर्माण सागर, झील या बाढ़ के समय नदियों के किनारे पर होता है। नदी जब आती हैं तो आप देखेंगे या झील पानी बरसाता है तो उसके पास के क्षेत्रों में आपको एक महीन सी मिट्टी मिलती है, टैल्कम पाउडर के समान। तो वो जो टैल्कम पाउडर जैसी मिट्टी मिलती है उसे हम चीका या क्ले कहते हैं। यानी उसका जो थिकनेस होती है वो काफ़ी थिकनेस तो बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन जो कणों के जो आकार होते हैं वो काफ़ी महीन होते हैं। बिल्कुल महीन सी जो मिट्टी होती है उसे हम चीका या क्ले कहते हैं। जब चीका और क्ले आपस में जुड़ जाते हैं और कठोर हो जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? शैल बन जाता है। तो जमा होने वाले पदार्थों की विभिन्नता के आधार पर शैल जो है वो पतली या मोटी भी देखने को मिल सकती है। और जितने भी जो आपको ये प्रवेश्य होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम बात करते हैं कि शैल के प्रवेश्य स्वभाव के कारण विश्व के अधिकांश जो तेल भंडार है इन्हीं शैल चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। अब शैल चट्टानों के अंतर्गत किस प्रकार से पाए जाते हैं कि हम बात करें कि अगर हमें पेट्रोल या डीजल या जो खनिज तेल की अगर खोज करनी है तो हमें कहाँ मिलेगा? तो ये जो है आपको सबसे पहले तो हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी आपको ये जो चीजें हैं वो मिलेगी शैल में। तो अगर हम ड्रिल करते हैं पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर तो सबसे पहले आपको रेत मिलेगी। रेत के बाद आप ड्रिल करते जाइए तो आपको गैस आएगा। सबसे पहले गैस आएगा, गैस के बाद आपको मिलेगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और कच्चा तेल जैसे ही समाप्त होता है उसके ठीक नीचे आपको आएगा वाटर। अगर मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते समय डायरेक्ट आपके सबसे पहले क्रूड ऑयल आया, यानी कच्चा तेल निकला। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर आपको नेचुरल गैस नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं आपको नेचुरल गैस भी नहीं मिला और क्रूड ऑयल भी नहीं मिला, डायरेक्ट पानी आ गया, इसका मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई खनिज तेल देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि वहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टान। तो बहता हुआ जो पानी है उसके साथ कई रासायनिक पदार्थ भी घुल जाते हैं। तो जल के संपर्क में जब ये रासायनिक पदार्थ आते हैं तो चट्टानों के जो घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको वो घोल देते हैं और धीरे 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 वहां पर रासायनिक पदार्थ चट्टान का निर्माण होता है। जैसे कि हम रॉक सॉल्ट की बात करते हैं, जो सॉल्ट रॉक होता है, ये जो काला नमक होता है वो इसी का उदाहरण है। शैल खड़ी या जिप्सम जो होता है वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सबसे पहले हम ले लेते हैं चूना, जो कैल्केरियस जो रॉक्स होती हैं जिसके अंदर चूना पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? झील, सागर के अंदर मिलेगा। अब किससे बनेगा? तो कैल्शियम्स कहाँ से आएंगे? तो कैल्शियम्स आएंगे जीवों की जो हड्डियां होती हैं उससे, और जो वनस्पतियों के जो अंश सड़ गलकर उस सागर के अंदर ही घुल जाते हैं, तो उनसे हमें कैल्शियम की प्राप्त होती है, यानी उसके अंदर चूना मिलेगा। ठीक है। तो जब रासायनिक अपक्षय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल से संयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करती है तो चट्टानों से कई कैल्शियम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग होकर क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना दिए जाते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो घोल के रूप में धीरे 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 सागर और नगरियों में जमा रहते हैं। वहां पर एक जीव जीव पाया जाता है जिसे कहा जाता है कोरल। कोरल जो है वो इस कैल्सी के जो पदार्थ पाए जाता है या फिर जो चूना प्रदान पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है और अपने खोल का निर्माण करता है जहां पर वो निवास करता है। तो उसके जो अस्थि पंजर होते हैं वो जमते रहते हैं और धीरे धीरे वहां पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहती है। इस प्रकार से कुछ एल्गीज पाए जाते हैं, कुछ कवक पाए जाता है, शैवाल पाए जाता है, वो भी कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करते हैं। और जब ये जीव यानी जो कॉरल्स जो हैं वो मर जाते हैं, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक एल्गी का जगह फॉरफानिमेरा नाम का एक एल्गी है, उसका ये उपयोग करते हैं। लेकिन जब ये एल्गी पर डिपेंड रहने वाले ये जो कॉरल्स हैं, ये मर जाते हैं। तो मर जाने के बाद उसकी जो अस्थि अस्थि पंजर होते हैं, उसकी हड्डियों का या जो खूल जिसमें वो जीव रहता है, वो धीरे-धीरे-धीरे वहाँ पर जमा हो रहते हैं और परतों के रूप में संगठित हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक लाइमस्टोन की चट्टान देखने को मिल जाती है। तो चूना पत्थर इस प्रकार से वहाँ पर मिलता रहता है। इसी प्रकार से हम दूसरी बात करें, खड़िया मिट्टी या चॉक की बात करते हैं, तो ये भी एक लाइमस्टोन का ही रूप है, लेकिन लाइमस्टोन थोड़ा-सा कठोर होता है और जो खड़िया मिट्टी होती है, वो प्रवेशी यानी पोरस होती है। आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है, पानी के अंदर डाल दो तो वाटर को पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी।
तो ये विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो खड़िया का जो निर्माण होता है छोटे-छोटे जीव जो फोरफोनिमेरा द्वारा अलग किए गए जो पदार्थ, फोरफोनिमेरा मैंने कहा था कि जो एल्गी है जिसका यूज कह सकते हैं कि कोरल करते हैं, तो उनके द्वारा जो अलग कैल्शियम कार्बोनेट जो निकलता है उसके जमा होने से इस खड़िया मिट्टी का निर्माण होता है। फिर हम करते हैं कार्बन प्रधान सेल, वो जीव प्रधान था। कार्बन प्रधान सेलों की अगर बात करें तो पृथ्वी की जब हलचल होती है या भूगर्भिक हलचल होते हैं, मूवमेंट होती है, तो अंदर से कुछ कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ निकलते हैं। तो कुछ भाग जो है वो हलचल होने के साथ नीचे चला जाता है और ऊपर से जो अवसाद का जमा होता है तो ऊपर का दबाव बढ़ता रहता है। यानी जो पदार्थ हैं वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ दबते जाते हैं और जो पदार्थ नीचे दबेंगे उससे क्या होगा तापमान तथा उसके प्रेशर के कारण वो उसका रूप बदल जाएगा। जैसे कि अब लंबे समय तक अगर वनस्पति नीचे दब जाती है, तो वो धीरे-धीरे कोयले के अंदर तब्दील हो जाती है। तो कोयला बनता है, तो कोयला या पीट कोयला या लिग्नाइट कोयला कैसे बना? तो वनस्पति से बना। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक शेल के रूप में जाने जाते हैं। तो बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट या कोई भी कोयले का रूप लीजिए, वो इस प्रकार से पाए जाते हैं और इसी प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट है सिलिका प्रधान सेल। जब चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसके सिलिका प्रधान सेल कहा जाता है। तो हम जब ओशन डिपॉजिट्स को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आसानी से पढ़ेंगे, अच्छी विशेष तौर पर पढ़ेंगे कि इसके अंदर रेडियोलोरियन जो स्पंज या डाइटम जो पाए जाते हैं, तो वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। तो रंग और जमाव या अशुद्धियों के आधार पर सफेद रंग, भूरा रंग, पीला रंग, ये अलग अलग प्रकार के सिलिका जो पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर चट्टानें बनती हैं। तो ये पहला वर्गीकरण समाप्त। नेक्स्ट है कि इसके निर्माण में भाग लेने वाला कारक कौन से हैं? तो सबसे पहले जो जल में बनती है उन्हें हम जल निर्मित सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्वियस रॉक्स कहा जाता है। एक्वियस सेडिमेंट्री रॉक, एक्वियस का अर्थ होता है जल या जलज। जल में बनती है वो एक्वियस कहलाती है। अब जल कहाँ से आया? जो सागर में बनती है तो उसे सागरीय जल से निर्मित चट्टानें कहते हैं और जो झील में बनती है उन्हें झील में निर्मित सागरीय झील कहते हैं और जो हिम यानी जो ग्लेशियर्स में बनती है उन्हें हम कह सकते हैं कि ग्लेशियल्स सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कभी-कभी ये जो है वायु निर्मित यानी वायु से जब बनती है, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा दिया जाता है। तो वायु द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को जमाया या डिस्प्लेस किया जाता है, तो ये दूसरे स्थान पर जमा होती है। तो इस प्रकार से जो चट्टान बनती है तो उसे हम लोएस कहते हैं। लोएस जो है वो है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी जमाव करती है, तो उसे लोएस। अब लोएस जो है किस प्रकार से बनता है? तो ये एक फ्रांस का चित्र है और लोएस के नाम पर लिया गया। एक चिकनी सी मिट्टी होती है जिसमें किसी प्रकार की लेयर देखने को नहीं मिलती है। टैल्कम पाउडर, जैसे कि आपने टैल्कम पाउडर गिराया, पाउडर के ऊपर वापस पाउडर गिरा दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा गिराया गया और बाद में कौन सा गिराया गया। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसे हम लोएस कहते हैं। तो इसका भी जमाव इसके अंतर्गत सेडिमेंट्री के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार हैं जो अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग माध्यम से बनते हैं।